यस ओके सो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी और ये भी बताया था कि हमको और एक एग्जांपल समझना है फ्रिक्शन के ऊपर जो आपके सभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देगा. सो लेट अस सी दैट एग्जांपल so that you can just understand the concept of friction completely. Yes, I hope you can see the screen. Okay, so consider a block whose mass is suppose 5 kilogram. Okay, ये ब्लॉक जो है तो उसका 5 किलोग्राम वेट है. Okay, so this is the block whose mass is going to be 5 kilogram. Okay, तो नहीं तो ऐसा करते हैं ब्लॉक का जो मास है तो वो कंसिडर कर लेंगे इट इज सपोज 10 किलोग्राम. ओके, तो ये 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक है. Yes, and suppose that we go on applying the force on this block here. Okay, तो applied force जो है ना तो वो हम यहाँ पे लिस्ट आउट करने वाले हैं. Whatever is the force applied, just wait. ठीक है, अप्लाइड फोर्स. तो देखो हम क्या करने वाले हैं अभी इसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली कुछ फोर्स अप्लाई कर फोर्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं. ठीक है, और जबकि इसका मास 10 किलोग्राम है. ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट है मतलब ये जो सरफेस है तो इस सरफेस का मान लो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज 0.6 है. ठीक है, म्यू एस इज गोइंग टू बी 0.6 0.6. यस, ओके, एंड जी जो है तो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज. तो अभी ये तीनों वैल्यूज यूज करके और इवन यहाँ पे हम एक बात और नोट करेंगे कि म्यू के जो है म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0.4 सपोज. ओके, 0.4 ये हो गया उसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. यस, तो अभी इसमें ये देखो ठीक से सबसे पहले हम यहाँ पे एफ एस निकाल के रखेंगे. अब याद रखो एफ एस मतलब होता क्या है. इट इज द सॉरी स्मॉल एफ एस. स्मॉल एफ एस मतलब it is the limiting force of static friction. Okay, और चलो ठीक है, limiting force of static friction may be denoted by capital F. Okay, capital FS. तो ये जो limiting force of static friction है वो हम ढूंढ के निकालेंगे जो कि एक्चुअली म्यू एस इंटू एम जी के बराबर हुआ करता है. एक्चुअली म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं एन इज गोइंग टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन whereas mg is going to be in the downward direction, and since both of them are just equal in magnitude and opposite in direction, so therefore we can just get that n is equal to mg, and that's why we can just get this fs is equal to mu s into mg, where if we substitute all the values here then we'll be able to get that fs is actually going to be equal to mu s which is 0.6 into m which is 10, and that is multiplied by g which is again 10, so that it becomes actually fs is equal to 60 newton. Do you agree with this? Okay, fs is going to be 60 newton. That means 60 newton is the minimum force in order to just move this block from its rest position. Okay, तो इसके रेस्ट पोजीशन में इसको मूव करने के लिए इतना फोर्स जरूरी है. 60 न्यूटन इतना फोर्स जरूरी है.
ठीक है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे एफ के भी निकाल के रखेंगे। एफ के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने कल के लेक्चर में ही देखा था ऑलरेडी, जो कि म्यू के इंटू एम जी, करेक्ट है। So if you just use it here, then we can be able to get this Fk as 0.4 into 10 into 10, which actually happens to be simply 40 Newton, correct है? ये 40 Newton हो गया. So this is the coefficient of kinetic friction. This is the force, minimum force which is required for the body to keep it in motion with a constant speed. Okay, तो constant velocity के साथ इस बॉडी को मोशन में रखने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट है, लेकिन उसको मूव करने के लिए 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए। लेकिन एक बार वो मूव हो गया, एक बार वो मूव होने लग गया, तो उसके बाद उसको सिर्फ मोशन में रखने के लिए 40 न्यूटन का भी फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तभी भी वो चलेगा, मतलब वो जाता रहेगा। यही बात हमने इस ग्राफ में समझी थी। अगर आपको याद है, कल मैंने ये ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया था, ये देखो, ये वाला ग्राफ याद है। तो इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि जब हम फोर्स अप्लाई करना चालू करते हैं, means when we just apply the force, then as we go on increasing the force, the frictional force also goes on increasing, no doubt, but up to what? Up to a particular point where the body just starts moving. तो जैसे ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, तो उस समय क्या होता है कि as soon as the body just starts moving, the situation just changes from static into kinetic. Okay, static के बदले kinetic में वो situation convert हो जाता है, और suddenly यहाँ पे frictional force जो है, it just drops down and its value becomes constant, and that constant value is actually called as fk in this case here. ये जो fk है वो उसका वैल्यू परमानेंटली बन जाता है इसके बाद। अभी इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ने वाला नहीं है, तो बॉडी को कितना भी हाई स्पीड में, कम स्पीड, स्लो स्पीड से लेके जाओ या हाई स्पीड में लेके जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज, and even the limiting force of kinetic friction is also not going to change. It's going to be constant after this point here. So that is we have to understand. तो यहाँ पे भी हमने वही देखा कि किस तरह से Fs का जो वैल्यू है वो हमको 60 न्यूटन के बराबर मिल रहा है। मतलब बॉडी को धक्का देने के लिए, मतलब उसको सिर्फ हिलाने के लिए 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए, 60 न्यूटन का। लेकिन एक बार वो चालू हो गया, उसके बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए 60 न्यूटन का फोर्स नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ 40 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट है, जो कि 60 न्यूटन से कम है। तो ये हमको समझना है, ठीक है। तो अभी देखो, एक्चुअली इस कॉलम की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ही निकाल के रखा है कि नहीं, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। यस, सो अप्लाइड फोर्स वी कैन जस्ट कीप इट एज 10। सपोज हम यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे ताकि हमको आसानी हो। Okay, this is not required actually. ओके, सो देखो यहाँ पे जो, अगर सपोज हम ये जो फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो है, वो अगर हम स्टेप्स में बढ़ाते जाते हैं, सबसे पहले हम उसको रखेंगे सपोज 10 न्यूटन। ओके, दिस विल बी न्यूटन ओनली। तो 10 न्यूटन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर 20 न्यूटन अप्लाई करेंगे, फिर 30 न्यूटन अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू इन दिस वे। तो ये जो फोर्स है तो वो हम यहाँ पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। Yes, then we have kept this force to be 30 Newton, then 40 Newton. Okay, then we can say this will be 50 Newton, and then 60 Newton, again 70 Newton, 80 Newton, 90 Newton, and then 100 Newton as a final. Okay, now see, just carefully see what happens in each of these cases here. So when we apply the force of 10 Newton, then what is the frictional force is going to be here? It is going to be same as this applied force, which is actually going to be 10 Newton. Okay, and since applied force is 10 Newton and it is in this direction suppose, and frictional force is going to be 10 Newton,
which is in the opposite direction here, in this direction here. So both of these forces are just equal and opposite, so they will just cancel each other, and therefore the resultant force or net force acting on this body will be 0, and which will not produce any acceleration in the body, and hence the body will not move at all, and hence the total acceleration of the body will remain 0 as it is, which is already there. ठीक है, अभी दूसरी तरफ यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, वही होने वाला है, क्योंकि अभी जब तक ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो जब तक इस 60 न्यूटन को क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक ये बॉडी मूव नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। अगर सपोज हम यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी अप्लाइड फोर्स 20, फ्रिक्शनल फोर्स 20, नेट फोर्स 0 और एक्सेलरेशन 0, नो डाउट। 30 न्यूटन का भी वही होने वाला है, 0 0। 40 न्यूटन का क्या होगा, जरूर उस समय भी अप्लाइड फोर्स 40, फ्रिक्शनल फोर्स 40, and here it will be no acceleration produced in the body because no net force acts on the body. Okay, even 50 न्यूटन पे भी वही होगा, क्योंकि 50 न्यूटन केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तब तक बढ़ता जाता है जब तक ये जो अप्लाइड फोर्स है वो इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम न करे, जब तक वो क्रॉस नहीं करे तब तक वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 बना रहेगा, और इवन एट द सेम टाइम नेट फोर्स भी 0 बना रहेगा, नो डाउट। एंड एट द सेम टाइम इफ वी जस्ट सपोज दिस 60 न्यूटन हियर, तो 60 न्यूटन यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पे फिर भी बॉडी 0 रहेगा, मतलब नेट फोर्स 0 रहेगा और नेट एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम 70 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो अभी जाके फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो 60 न्यूटन से मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स एक्चुअली 70 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग फोर्स कितना है, 60 न्यूटन सिर्फ है, तो वो इससे ज्यादा हो गया। तो जब भी ज्यादा फोर्स एक्ट होता है तो सिचुएशंस विल नॉट रिमेन स्टैटिक in this case, but the situation will become kinetic, and in that case the constant force of friction, that is kinetic friction, 40 न्यूटन force will act on it on the body। तो यहाँ पे 40 न्यूटन इतना ही फोर्स काम करेगा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना बनेगा, यहाँ पे ओनली 40 न्यूटन, ये समझ सकते हो ठीक से। अभी अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर 40 न्यूटन बन गया, तो अभी इस 70 में से अगर 40 अगर सबट्रैक्ट करते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये जो 70 न्यूटन फोर्स जो है, तो वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, जबकि 40 न्यूटन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड में कम है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर राइट डायरेक्शन में 70 न्यूटन का फोर्स काम करेगा और लेफ्ट डायरेक्शन में अगर 40 न्यूटन का फोर्स अगर काम करेगा, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम करेगा, जरूर हम ये देख पाएंगे कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, और वो भी 30 न्यूटन का फोर्स काम करेगा एज अ नेट फोर्स, बिकॉज these two forces are going to be just equal and opposite to each other, and that's why, just wait, okay, yes। So in this way we can just see that this two forces will produce a resultant force of 30 newton in this case, and that's why the resultant force will be 30 newton, but the mass of the body is going to be 10 kilogram, right? And we already know that the acceleration produced by a force is always given by the force divided by mass, right? And hence we can just expect that this 30 newton net force will just produce an acceleration of 3 meter per second square in the body, which is obtained by dividing this force 30 by mass, that is 10. And in this way, we can just get the acceleration produced in the body to be simply 3 meter per second square. Okay. In the same way, we can just analyze this situation here when this 80 Newton force acts on the body. Because of that, again, this frictional force here will become 40 Newton only. It will remain 40 Newton forever in all these columns after this point. Okay. यहाँ पे इसके आगे कितना भी आगे जाओ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 40 न्यूटन ही रहने वाला है, वो इससे बढ़ने वाला नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ व्हिच वी हैव जस्ट सीन।
सो इफ यू जस्ट सी हियर, देन 40 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में काम कर रहा है और 80 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जरूर 40 न्यूटन होगा। और ये 40 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसके अंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके रहेगा। सेम वैसे यहाँ पे 50 न्यूटन का जो फोर्स उसके ऊपर न्यूटन नेट फोर्स काम करेगा, वो एक्चुअली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा। इन द सेम वे हियर, दिस 60 न्यूटन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 meter per second square in the body as it is here. Even if we suppose go on decreasing the force, अगर हम सपोज यहाँ पे 100 से 90 न्यूटन करते हैं, एक बार बॉडी मूव कर रहा है और उसके बाद अगर हम सपोज फोर्स 100 से 90 न्यूटन कर दिया, फिर उसके बाद वापस 90 से 80 कर दिया, 80 से 70 कर दिया, 70 से 60 कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन भी उस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ओके, बट अभी यहाँ पे अगर हमने फोर्स जो है वो अगर इसके बाद एक बार बॉडी को मूव करने के बाद अगर हमने फोर्स उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वो अगर सपोज हमने 60 कर दिया, सोचो अभी ठीक से, हाँ, ये अभी हमने क्या किया, फोर्स को 60 न्यूटन कर दिया। ये देखो 60 न्यूटन यहाँ पे अभी फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट आफ्टर द बॉडी हैज स्टार्टेड स्लाइडिंग, सो इन दैट केस द फ्रिक्शनल फोर्स विल जस्ट रिमेन 40 न्यूटन ओनली, and here in this case the net force of 20 newton will act on the body, which will actually produce an acceleration of 2 meter per second square in the body, correct है? And even if we just decrease this force further, then 50 newton force will be able to produce an net force of, okay, in this case also the frictional force will be 40 newton only, which will be able to produce a net force of 10 newton here in the body, which will be able to produce the acceleration of 1 meter per second square in this body. तो देखो यहाँ पे 50 जो कि यहाँ पे 60 और 40 के बीच में है, तो वो फोर्स अप्लाई करने से पहले तो वो बॉडी मूव ही नहीं हो रहा था, वो बॉडी रेस्ट में था, जिसके हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग में जब वो बॉडी को हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तभी ऐसा हो रहा था। लेकिन एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद उसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 40 न्यूटन ही रह जाता है। और उसके बाद अगर हम सपोज फोर्स थोड़ा सा कम भी कर देते हैं, तभी भी वो फोर्स जो है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर सपोज हम इसके ऊपर का जो फोर्स है वो अगर कंप्लीट जीरो कर देंगे तो क्या होगा? इफ यू जस्ट सपोज अप्लाई द फोर्स जीरो ऑन द बॉडी, अगर अप्लाइड फोर्स अगर हमने यहाँ पे जीरो कर दिया तो उस केस में क्या होगा? देखो, तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 40 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स तो उसके ऊपर फिर भी काम करता होगा जरूर, और वो नेगेटिव नेट फोर्स तैयार करेगा 40 न्यूटन का, जो कि उसके अंदर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो दिस इज द नेचर of friction you have to understand here. So from this example only we can just get a clear idea about how friction behaves here. तो ये बात अगर सामने रखते हो तो उसके लिए हमको ये दोनों वैल्यूज बहुत जरूरी होते हैं, Fs जो कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है Fk which is the limiting force of kinetic friction here. So ये दोनों अगर चीजें हम याद रखते हैं तो उसको यूज करके हम अभी नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन आज हमको करना है तो वो हम आराम से कर सकते हैं। Let us try to do this derivation, next derivation here. But just keep in mind, अच्छा हाँ, और एक बात हमको समझनी है कि what happens when a body is just kept inclined, kept on the inclined surface like this. तो देखो यहाँ पे अगर इस तरह से अगर यहाँ पे अगर हमने बॉडी रख दिया, ठीक है, suppose this is the body and it is just kept on this surface, inclined surface, here, ठीक है, इस तरह से वो टिल्टेड सरफेस पे उन्हें रखा हुआ है बॉडी को। तो उसमें उसमें क्या होगा अभी देखो ठीक से कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, इफ यू जस्ट लिस्ट देम आउट, then first one is the gravitational force, no doubt, which is going to be acting in the downward direction. Okay, we can just denote it by mg. Yes, at the same time the normal reaction is also going to act on this body here. Okay, normal reaction which is going to be acting in the direction which is perpendicular to the road surface or this inclined surface here. ये जो है ये डायरेक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, और तीसरा फोर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसमें देखो अगर ये बॉडी जो है वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है तो वो रिजल्टेंट ढूंढ के निकालने के लिए हमको इस नॉर्मल रिएक्शन को
रिजोल्व करना पड़ेगा। ओके, ये चलो mg को भी रिजोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो इफ यू जस्ट सपोज रिजोल्व दिस mg हियर, इस mg को अगर हम रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो उसमें से एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे mg cos थीटा, करेक्ट है। दिस इज गोइंग टू बी mg cos थीटा, एंड द सेकंड कंपोनेंट हियर विल बी along this direction of the surface of the rod, which will be actually mg sin theta. Because if this is theta here, then we can just consider that this will be actually, this angle will also be theta, just because the angle between two lines is always equal to the angle between their perpendicular lines. Okay, तो अभी इसमें ये जो mg cos theta है और ये mg sin theta है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन तो बना सकते हैं आराम से कि n is actually going to be equal to mg cos theta, करेक्ट है। यस, तो ये तो हमको इक्वेशन मिल गया, नो डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू जस्ट टॉक अबाउट दिस mg sin थीटा हियर, इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन थीटा, ये एंगल के ऊपर वो डिपेंड करेगा जरूर, और एंगल के हिसाब से बढ़ता भी जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक देखो, चेक करो एक बार ठीक से कि ये mg sin थीटा जो है, तो वो अगर लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर कम है, देखो mg sin theta is suppose less than the limiting force of static friction here in this case. Okay, then in that case we can just say that the body will still remain at rest on this surface only, and in that case if suppose we go on increasing this angle so that this mg sin theta becomes exactly equal to this fs here, तो अगर ऐसा हो जाता है कि कभी ये जो mg sin theta जो है वो अगर लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर अगर बन जाता है, जिस जो कि चौथा फोर्स है यहाँ पे काम करने वाला, जो कि इस डायरेक्शन में काम करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि Fs will be the limiting force of static friction which will be acting in the opposite direction, because the body is going to slide in this direction here. Body tends to slide in this direction, so therefore the frictional force will act in the upward direction here in this case. तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs है वो एक्चुअली mg sin थीटा के बराबर होगा, करेक्ट है। और अगर हमने यहाँ पे यूज किया कि लिमिटिंग लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है, वो कहता है Fs इज ऑलवेज इक्वल टू μs into n, बराबर। तो अगर हम यहाँ पे Fs का वैल्यू डाल देते हैं जो कि mg sin थीटा है, और इक्वल टू μs into n का भी वैल्यू डाल देते हैं जो कि mg cos थीटा है, तो उसमें से हम mg आराम से कैंसिल कर सकते हैं, और वहां पे हमको sin थीटा इज इक्वल टू μs टाइम्स ऑफ cos थीटा, ये इक्वेशन हमको मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन जस्ट गेट द इक्वेशन that is sin theta is equal to μs into cos theta, or we can also call it as a tan theta is equal to μs, which is the special angle, ठीक है, special angle at which the body just starts sliding, ठीक है। कभी कभी क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी सरफेस जो होता है, अगर मान लो हमारे पास एक सरफेस है, समझो ये सरफेस, ओके, ये देखो ये सरफेस है सपोज, और इस सरफेस को अगर मैं सपोज थोड़ा टिल्ट करता हूँ, इस तरह से अगर टिल्ट टिल्ट करते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नहीं, ये जो है माउस जो है या बॉडी जो उसके ऊपर रखा हुआ है वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा। तो किस एंगल पे ऐसा होता है, उस एंगल को एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज, एंड दिस एंगल satisfies this condition which is given here, that is tan theta is equal to μs is in this way, ठीक है। तो tan theta is equal to μs, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया जाता है उस एंगल के द्वारा जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, याद रखो ठीक से। तो ये एक बात हमने यहाँ पे देखी, और दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है कि ये जो बॉडी है, यस ओके, सो ये रहेगा। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, इसका मतलब क्या है ना कि Fs इज इक्वल टू μs इंटू n, दिस इज एक्चुअली ट्रू इन दिस केस। मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर सपोज ऐसा अगर सरफेस है
और उसके ऊपर अगर कोई बॉडी रखा हुआ है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल और अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एन इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg, नो डाउट। लेकिन जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड mg इज गोइंग टू बी एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर। सो mg का एक कंपोनेंट जो है यहाँ पे वो एक्चुअली इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos थीटा के बराबर रहेगा, ना कि सिंपली mg के बराबर रहेगा। n इज इक्वल टू mg कहाँ पे होता है? नॉर्मल सरफेस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, याद रखो। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा ये होगा अगर वो सरफेस इंक्लाइंट है एंगल थीटा पे तो। ओके, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। और अगर ये हम यूज करते हैं तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं about the safety speed limit of a vehicle. Let us discuss about the safety speed limit of a vehicle traveling along banked road. Okay, वैसे हमने banked road का एक डेरिवेशन ऑलरेडी किया है, लेकिन उसके अंदर हमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया था, बट यहाँ पे हम फ्रिक्शन भी कंसिडर करने वाले हैं, तो इसलिए उसको हम लिखेंगे banked and rough road. ओके, रफ का मतलब हो गया फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन के साथ हमको इसको कंसिडर करना है, तो रफ बैंक्ड रोड उसको हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करो जिसमें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा। ठीक है, उसके साथ एक जो बैंक हमने किया हुआ है उसको, तो बैंक करने का मतलब है वी हैव जस्ट मेड द सरफेस ऑफ रोड to be inclined at some angle with the horizontal like this, and suppose that the vehicle is traveling along this here, तो यहाँ पे ये व्हीकल जो है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये सपोज व्हीकल का क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैसे व्हीकल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट ड्रॉ इट एज अ सेंटर ऑफ मास। ओके, ये सेंटर ऑफ मास मतलब ही वो व्हीकल है, ऐसा कंसिडर कर सकते हो, नो डाउट। अभी हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे सभी फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो कि mg, जो कि इस व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो लेट अस ड्रॉ इट हियर इन दिस डायरेक्शन हियर। ओके, ये जब बन गया हमारा mg, which is the force acting on the vehicle in the downward direction. Yes, the second force acting on it is going to be the normal reaction. ठीक है, normal reaction which is already going to be perpendicular to the surface of this road here. ठीक है, तो इस रोड का जो सरफेस है तो उसको हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, वो हमने किया, ये बन गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अभी तीसरा फोर्स कौन सा है यहाँ पे? देखो, अगर ये हमको मैक्सिमम स्पीड अगर निकालना है तो मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या है कि बॉडी व्हीकल इज गोइंग टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन हियर, करेक्ट है? तो अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में स्लाइड करने जा रहा है तो उस केस में फिर वो क्या होगा कि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काम करेगा उसके ऊपर जरूर, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन हियर which is along the radius and away from the center of the circle here. So this will be the direction of this centrifugal force acting on this vehicle. Okay, नहीं तो ऐसा करेंगे, पहले ये जो सरफेस रोड का जो है तो वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे so that we can just draw the centrifugal force in a convenient way here in this way direction. Okay, so this is going to be the centrifugal force which is denoted by FC in this case. Okay, ये हमारा FC रहेगा। ठीक है, अभी at the same time since the vehicle is going to slide in this direction due to the centrifugal force, in order to oppose this centrifugal force, the frictional force is actually going to be acting in this direction here, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। देखो, उसको चाहिए तो हम अलग कलर से यूज करेंगे। Okay, this is going to be the frictional force which is already acting along the surface and in a downward direction like this here. We can just call it as Fs, which is going to be the maximum or limiting force of static friction, which is denoted by Fs in this case. Okay, ये चार फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये चार फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा है और क्यों है
ये समझ में आया क्या सबको ठीक से? देखो सबसे पहले हमने mg ड्रॉ किया, वो तो हमको ऑलरेडी पता है कि इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो डाउट। दूसरा उसके बाद हमने fc ड्रॉ किया, fc जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो हमेशा अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ करता है। अभी एक बॉडी जो ये जो है, ये इस तरह से टर्न लेने वाला है, इस रोड सरफेस पे इस तरह से टर्न लेने वाला है, और सेंटर उसका यहाँ पे रहने वाला है किधर तो भी। तो इसलिए ये जो व्हीकल के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, तो वो जरूर इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि वो अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर रहने वाला है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है, तो वो तो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर हुआ करता है, इसलिए इस रोड सरफेस का परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और उसको एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन बोल दिया। और चौथा फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करने वाला है, जो कि अलोंग द सर्फेस ऑफ द रोड काम करने वाला है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी इज गोइंग टू स्लाइड इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हियर। ओके, तो अभी इन चारों फोर्सेस के चलते अगर हम देखेंगे इनमें से किसको हमको रिजॉल्व करना है और किसको नहीं करना है, वो कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेट अस ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस लाइक दिस, व्हिच इज गोइंग टू बी अलोंग दिस mg हियर। तो ये mg जो है, इस mg के डायरेक्शन में हमने y एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, ये हमारा y एक्सिस हो गया। और दूसरी तरफ x एक्सिस हमको ड्रॉ करना है, दैट इज आल्सो अलोंग द x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हियर। ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जो फोर्सेस ऑलरेडी x या y एक्सिस के डायरेक्शन में है, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रिजॉल्व करना किसको पड़ेगा? जो x एक्सिस या y एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं है, दैट इज फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन n हियर। तो अगर n को रिजॉल्व करेंगे, तो उसका एक कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, करेक्ट है। और दूसरा कंपोनेंट उसका बनेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हियर। ओके, इनको हम नाम भी दे देंगे, क्योंकि अब ये देखो, ये जो है, ये वाला एंगल थीटा कहलाने वाला है। एंड सिंस दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, वी कैन जस्ट से दैट दिस विल बी एक्चुअली n cos थीटा, एंड सेकंड कंपोनेंट हियर विल बी एक्चुअली n into sin थीटा, करेक्ट है। ये इस तरह से हमको मिल गया। चलो ठीक है, एट द सेम टाइम वी हैव टू रिजॉल्व दिस fs आल्सो। इस fs को भी हमको रिजॉल्व करना है। लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व दिस fs इन टू कंपोनेंट्स, one of which will again be along the horizontal like this। तो ये हो गया fs का एक कंपोनेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके, एक मिनट रुको, fs को हम थोड़ा यहाँ पे रखेंगे और उसको थोड़ा लंबा ड्रॉ करेंगे। ओके, ये रहा आपका fs। ओके, सो उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट उसका बनेगा इस तरफ, ओके, जिसको हम fs cos थीटा भी बोल सकते हैं, और दूसरा रहेगा यहाँ पे नीचे इस तरफ, जिसको एक्चुअली हमको fs sin थीटा बोलना होगा। दिस इज गोइंग टू बी fs sin theta, and this is actually going to be fs into cos theta। okay, because this angle here is going to be actually theta। okay, तो इसमें से हमको देखो दो इक्वेशंस मिलते हैं। वो दो इक्वेशंस ऐसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। एक तो mg है, राइट, दूसरा fs sin थीटा है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, जो कि n cos थीटा यहाँ पे हमको दिख रहा है, करेक्ट है। तो इसलिए इन सब का अगर इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये जो अपवर्ड फोर्स है n cos थीटा, it will actually be n cos theta is going to get equal to this fs sin theta and mg, the sum of these two here। so it will actually be fs sin theta plus mg, correct है। yes, this can be written as equation number 1, or it will be better
if we just take this fs sin theta in this direction here, so that we can just get it as n cos theta minus fs sin theta is going to be equal to mg. Okay, this is going to be equation number 1. Okay, the second thing, if we just consider the horizontal forces here, तो horizontal forces कौन से है, ये देखो fs cos theta and n sin theta are the leftward forces, and this fc alone is going to be the rightward one. ठीक है, so we can just understand that the sum of this fs cos theta and n sin theta is going to balance this centrifugal force, that is fc here, and therefore we can just say that this sum of n sin theta and fs cos theta is going to add up together so as to balance this fc, and fc मतलब हमको already पता है कि fc is going to be mv square upon r, correct है, so this is going to be mv square upon r, which will be given as equation number 2 in this case here. Okay, and now if we just take the ratio of these two equations, तो अगर इन दोनों की equations का अगर हम ratio लेते हैं, actually we have to divide this 2 by 1. okay, 2 divided by 1 हमको करना है, तो उसमें से हमको मिलेगा ये n sin theta plus fs cos theta is going to be equal to mv square upon r. okay, this is the okay, ये हमको डिवाइड करना है ना, सॉरी, तो ये जो LHS है इसका, तो LHS यहाँ पे आ जाएगा और LHS के नीचे LHS ही आएगा, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 का LHS है, और इक्वेशन नंबर 1 का LHS क्या है, वो देखो n cos theta minus fs sin theta, and that is going to be equal to again the RHS of equation number 2, which is actually mv square upon r, right, that is to be divided by mg, which is the LHS of equation number 1. So that from this we can just cancel out this m from this both sides and just be left with v square upon rg as it is. And what about LHS? तो देखो यहाँ पे LHS में क्या होगा, yes. अच्छा, इसमें एक बात याद करो कि fs जो होता है ना, fs according to the laws of static friction, fs has to be equal to mu s into n. ओके, ये हमारे पास है, तो अगर ये fs का वैल्यू अगर हम डाल देंगे इसके अंदर, तो वहां पे हमको मिल जाएगा सिंपली n sin थीटा प्लस इस fs के बदले हमको क्या डालना है, ये mu s into n डालना है, ठीक है, so that we can just get it as mu s into n into cos theta kept as it is, right, और यहाँ पे n into cos theta is kept as it is minus here once again here fs is to be replaced by this mu into n or mu s into n, so that we can get this mu s into n into this sin theta just as it is. Okay, and now we can just take this n common from this numerator as well as denominator, and we can just write this v square upon rg as it is here in the LHS, which is going to be equal to n, which is taken common, and here we can just get it sin theta minus mu s cos theta, correct है, inside the bracket, and in the denominator here we can just get it as n common once again from the denominator also, and what we are left with inside is cos theta minus mu s into sin theta inside the bracket, so that here n just gets cancelled from numerator as well as denominator, and what we just expect is, yes, v square upon rg is actually going to be equal to sin theta minus sin theta minus mu s cos theta upon cos theta minus mu s sin theta. But now we can just do one thing, we can just divide numerator as well as denominator by cos theta so as to convert this whole thing into tan theta. Okay, so देखो अभी यहाँ पे हमको हमारे पास एक मेन डिवाइडर है, ये देखो यहाँ पे एक सबसे मेजर डिवाइडर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, अभी न्यूमरेटर में हम क्या करने वाले हैं, देखो न्यूमरेटर में पूरा जो है न्यूमरेटर उसको हम cos थीटा से डिवाइड करने वाले हैं,
और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। Sir, हाँ in the numerator it should be sin theta plus nu s into cos theta. राइट सॉरी इट शुड बी प्लस राइट ओके। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हमने इस पूरा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ये स्टेप हमको करना है, ठीक है। सो इफ यू जस्ट डू इट हियर देन वी कैन जस्ट गेट LHS सॉरी RHS एज, ये देखो sin थीटा plus mu s cos theta should be divided by cos theta, and at the same time here cos theta minus mu s sin theta must also be divided by same, that is cos theta. तो देखो हमने दोनों को cos theta से डिवाइड कर दिया। अभी इसमें ये हमको पता है ऑलरेडी कि cos theta जो है, जो डिनोमिनेटर में है, वो हम दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो हम करेंगे तो फिर से एक बार हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी LHS में बचेगा, और इस तरफ एक मेन डिवाइडर होगा जिसमें न्यूमरेटर में जब हम टर्म सेपरेट करेंगे तो वहां पे फर्स्ट टर्म में आ जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, प्लस हियर इट विल बी mu s cos थीटा divided by cos theta as it is, and then here in the denominator also we can just do the same thing, that is cos theta divided by cos theta minus here it is going to be mu s sin theta divided by cos theta. तो क्या किया हमने, cos theta से डिवाइड किया, पूरा सभी टर्म्स को डिवाइड किया, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, देखो cos theta will just get cancelled, इवन यहाँ पे भी cos theta just कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी, जो कि अब यहाँ पे देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा will automatically become tan theta, we already know that, so it will be actually tan theta plus mu s in the numerator, and in the denominator here it will be 1 minus mu s into, once again this sin theta upon cos theta will just turn up into tan theta, and hence we can just get this, okay. But we want to find out the safety speed, right? तो safety speed निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली इस rg को उस तरफ लेके जाना है जिससे हमको ये मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल थिंग इन द ब्रैकेट, ओके, इनटू rg, समझा क्या ठीक से। तो यहाँ पे rg आने वाला है, लेकिन इस ब्रैकेट में जो है यहाँ पे पूरा एज इट इज रहेगा, we'll just copy it and just paste it here, समझा ठीक से, ओके। बट वी वांट टू फाइंड आउट v एक्चुअली, ये v स्क्वायर भी नहीं चाहिए हमको, v चाहिए, तो उसके लिए सिंपली स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ का, तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट ले लो तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट साइन, yes, whatever it is in here will just appear in this square root sign, that's it। तो ये पूरा जो है वो सिंपली हमको स्क्वायर रूट के अंदर डालना है, बस खत्म, that's it। So this is going to be actually the equation for the safety speed limit of a vehicle which is traveling along a banked road, which is banked at an angle theta and which has a coefficient of friction that is mu s. See, it is very interesting to note that if you suppose convert this equation and just suppose consider that this mu s is going to be 0 here, अगर mu s 0 हो जाता है, मतलब अगर वो रोड एकदम स्मूथ है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है, तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, और देखो क्या मिलेगा हमको, ब्रैकेट में आएगा tan थीटा प्लस 0, करेक्ट है, अपॉन 1 माइनस सिंपली 0 बिकॉज mu s is going to be 0, तो 0 into anything is always 0, and multiplied by rg which will just give us root of, ये tan theta plus 0 is tan theta and tan theta upon 1 is simply tan theta only, so r tan theta into rg, which can also be written as root of rg tan theta, which we already have derived in the last lectures, correct है? And now if we just consider the special case of this same formula here for a horizontal road, okay, horizontal road, तो अभी horizontal road के अंदर क्या होता है, थीटा 0 हो जाता है, और थीटा 0 होने का मतलब हो गया tan थीटा is also going to be 0, so अगर tan थीटा 0 हो गया तो जहाँ पे भी tan थीटा पे दिख रहा है वहां पे हमको 0 डालना होगा, तो उससे ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई होके देखो क्या बनेगा, तो v विल बिकम इक्वल टू रूट ऑफ ब्रैकेट में 0 प्लस mu s अपॉन 1 माइनस सिंपली 0 बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट,
and that is multiplied by rg. Kept as it is, so that we can just get it as root of mu s plus 0 is mu s only, and mu s upon 1 becomes mu s only, and hence it becomes mu s into rg. This is also we have already derived in the last lecture. याद होगा आपको, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है और बैंक्ड रोड के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करने के लिए हमको फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो कंसीडर नहीं करना पड़ता है. दैट मींस दिस विल बी अ स्पेशल केस ऑफ दिस फॉर्मूला व्हेन mu s is put as 0, and this formula will actually be the special case of this one again when tan theta is going to be put as 0. okay, तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए हुए, they appear as a special case of this single formula which can be remembered as it is here. okay, तो ये फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ सकते हैं. इसमें से ही ये दोनों फॉर्मूले डिराइव किए जा सकते हैं आराम से, ठीक है, एज अ स्पेशल केस करके. So in this way we have seen this important derivation which in which we have found out the safety speed limit or maximum speed of a vehicle which is traveling along the banked rough road. okay, not smooth, banked rough road. तो रफ वाला रोड जो होता है उसके ऊपर ट्रैवल करने वाला जो व्हीकल है उसका स्पीड हमने निकाल के दिखाया. ओके, सो और एक डेरिवेशन इसी टाइप का जिसमें हमको मिनिमम स्पीड निकालना होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, कल के लेक्चर में. ओके, सपोज, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. विल जस्ट स्टॉप हियर.